दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 21 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज और ये रही अब तक की हेडलाइंस। गजा में सीज फायर को लेकर अमेरिका का दोहरा रवैया बेनकाब। यूएनएससी में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन पर पड़े 14 वोट, अमेरिका ने किया वीटो। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम की बड़ी वार्निंग, कहा बेरूत पर किए हमलों का बदला सेंट्रल तेल अवीव चुकाएगा। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के अड्डों पर की भारी बमबारी। सीरिया पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला, 36 लोगों की मौत, 50 जख्मी, बशर अल असद की खामोशी बरकरार। साबिक इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट का बड़ा दावा, गजा में खून से कीमत चुकाएंगे इजरायली फौजी। नेतन्याहू नाफिज करना चाह रहे मिलिट्री रूल, आईडीएफ का होगा बड़ा नुकसान। और गजा के खान यूनिस में इजराइल ने किया वहशियाना हमला, मारे गए लोगों में ज्यादातर मासूम बच्चे शामिल। एक एक मां ने गंवाए 5-5 बच्चे। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। यूं तो अमेरिका दुनिया को दिखाता है कि वो गजा में जारी जंग को खत्म करवाना चाहता है, जंग का खात्मा चाहता है और सीज फायर का मुंतजिर है। लेकिन जब जब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी में गजा सीज फायर को लेकर प्रपोजल लाया जाता है, ड्राफ्ट लाया जाता है, तब तब अमेरिका की दोहरी पॉलिसी उजागर हो जाती है। एक बार फिर से अमेरिका ने गजा पर सीज फायर के लिए यूएनएससी के प्रपोजल को वीटो कर दिया है। यही नहीं, अमेरिका ने इस समझौते के हक में वोट करने वाले 14 काउंसिल मेंबर्स पर इल्जाम लगाया है कि वो समझौते पर पहुंचने की कोशिशों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मतलब नुकसान पहुंचाने वाले सीज फायर चाह रहे हैं और सीज फायर चाहने वाला वीटो कर रहा है। क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, मोटा भाई जैसी क्रोनोलॉजी है ये भी। ये पांचवी बार था 20 नवंबर को जो हुआ, ये 5वीं बार था जब अमेरिका ने अक्टूबर 2023 में गजा पर इजराइल की तरफ से जंग शुरू करने के बाद से इंटरनेशनल बॉडी में सीज फायर प्रपोजल को रोकने के लिए अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। गजा के लिए 5वीं बार किया। इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन का मकसद गजा में इमीडिएट, बिना शर्त यानी अनकंडीशनल और परमानेंट सीज फायर करवाना था और गजा से तमाम इजरायली होस्टेजेस को आज़ाद करवाना था। क्या रह गया था? सब कुछ तो था, फिर भी वीटो कर दिया। सोचिए, भले बिना शर्त जब नेतन्याहू नहीं मान सकता तो फिर अमेरिका कैसे मानेगा? मेरा मानना है कि बाइडेन ने जाते जाते अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए आया एक अच्छा मौका गवा दिया है। हार के बाद कुछ सुधार कर सकते थे लेकिन नहीं हुआ। इस ड्राफ्ट के हक में 14 वोट पड़े थे, जबकि अमेरिका इसे नामंजूर करने वाला वाहिद मुल्क था, वाहिद यूएनएससी मेंबर। और वो बस इसीलिए वीटो पावर उसके पास है, बाकी मेंबर्स के पास नहीं। चाइना, रशिया, इन लोगों के पास है, लेकिन वो एक भी वीटो कर देगा तो गया। चलिए भैया बढ़ते हैं आगे। एक तरफ हिजबुल्लाह के लीडर नईम कासिम ने इजराइल के साथ किसी भी समझौते में परमानेंट सीज फायर और लेबनान की संप्रभुता यानी कि खुद मुख्तारी यानी कि सॉवरेनिटी, उसकी हिफाजत की शर्त रखी है। तो दूसरी तरफ उन्होंने सीधी वार्निंग देते हुए कहा कि इजराइल बेरूत पर किए गए हमलों की कीमत तेल अवीव पर होने वाले हमलों से चुकाएगा, यानी इजराइल की दारुल हुकूमत तहला दी जाएगी, ये नईम कासिम ने कहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने बेरूत पर इजरायली हमलों का जवाब सेंट्रल तेल अवीव को निशाना बनाकर देने का वादा किया है कि हम ये करेंगे, अब तुम देखोगे, तुम बेरूत आओगे, हम तेल अवीव आएंगे। बुध को एक तकरीर में नईम कासिम ने कबूल किया कि लेबनान पर इजरायली हमलों से हुआ नुकसान दर्दनाक रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कई तरह के कैडर हैं जो बहुत बहादुर हैं, यानी लड़ाके उनके, और जो इस जंग को लंबे वक्त तक जारी रख सकते हैं। यानी कि नईम कासिम ने सीधे सीधे कहा है कि लंबी लड़ाई के मूड में हो, कमान। सीज फायर पर बातचीत को लेकर नईम कासिम ने कहा है कि हिजबुल्लाह ने लेबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बेहरी के जरिए अमेरिकी एनवॉय जो बाइडेन ने भेजे हैं अमोस हॉस्टिन को अपनी शर्तें भेज दी हैं और कहा है कि हम इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस के रास्ते पर चलने की ख्वाहिश रखते हैं। फिलहाल अब सीज फायर की गेंद नेतन्याहू के हाथों में है। हालांकि नईम कासिम ने सीज फायर ना होने की सूरत में लंबी जंग के लिए तैयार होने का दम भी भरा है। कहा है कि ठीक है, अगर सीज फायर टेबल पर बात नहीं होगी तो मैदान जंग में फैसला होगा। मतलब इतने कमांडर उनके मारे गए, इतने अड्डे तबाह करने का दावा और वीडियो भी जारी किया इजराइल ने। बावजूद इसके अगर कोई इस दम से बात कर रहा है और
अमेरिकी सदर का बार बार एनवॉय उनसे बात करने आ रहा है इनडायरेक्टली, नबी बहरी के ज़रिए ही सही, तो फिर ऐसा तो नहीं है जैसा इजराइल कह रहा है कि कमर टूट गई है, हिजबुल्लाह तबाह हो गया है। ये अगर अमेरिका समझ रहा है तो फिर मामला तो है कुछ। अब द क्रेडल की खबर देखिए, यूएस के जो एनवॉय अमोस होस्टिन थे वो लेबनान छोड़कर इजराइल पहुंच चुके हैं। हमने खबर पढ़ी, पहुंच चुके हैं। अब वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे लेबनान में सीज फायर को लेकर। जो शराइत हिजबुल्लाह की है, क्या उस पर नेतन्याहू अग्री करता है या नहीं, ये देखना होगा। अब सर अगली खबर देख लीजिए, हिजबुल्लाह ने रॉकेट, आर्टिलरी और ड्रोन से इजरायली बेसिस पर, आर्मी बेसिस पर हमले किए हैं। और ये ताज़ा खबर दी हिजबुल्लाह के असर में आने वाली लेबनानी वेबसाइट अल मायदीन ने। कहा जाता है उनके असर में, हालांकि इनका न्यूज़ चैनल वगैरह ये सब कुछ है। हिजबुल्लाह के लेटेस्ट ऑपरेशन में जो है वो काफ़ी नुकसान होने का दावा किया गया है लेबनान के रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से, और उन्होंने तस्वीर भी दिखाई है। 18 नवंबर की तस्वीर है जिसमें कादेर 2 बैलिस्टिक मिसाइल हिजबुल्लाह की दिखाई जा रही है। भाई मैं जितना खाली फ़ोटो में देख पा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी मिसाइल है, इसका वॉरहेड भी बड़ा है, और जहाँ भी ये गिरती होगी अच्छे खासी तबाही मचाती होगी। अगर इन मिसाइलों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह ने करना शुरू कर दिया है तो जाहिर है कि इजराइल का बड़ा नुकसान हो रहा है, हो भी सकता है आगे और ज़्यादा। उन्होंने पूरी टाइमिंग दी है कि मौन और रस में, किरियत शिमोना में, अलमर्ज साइट में, जो वादी होनिन है, कई इलाके हैं, चामा है, इन सब जगह हमने इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन चलाया है, कुछ अपनी ज़मीनों पर, कुछ उनकी ज़मीनों पर, लेकिन नुकसान तो दोनों जगह पहुंचाया है। इजराइल ने सीरिया में बहुत बड़ा हमला किया है। ये सबसे बड़ी खबर थी जिससे मुझे शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन बहुत से लोग ऐसी खबरें देखकर फ़ौरन वीडियो बंद कर देते हैं। वो कहते हैं आदिल भाई कुछ और ख़बरें दे दिया करें डिप्लोमेटिक्स की शुरुआत में। ये मरने मराने की बात नहीं। इजराइल ने सीरिया में मैसेकर किया है, कत्लेआम किया है। उसकी एयर स्ट्राइक्स में 36 लोग मारे गए हैं। पालमायरा, जिसे टाडमोर भी कहते हैं, वहाँ पर ये एयर स्ट्राइक्स रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल ब्लॉक्स पर की गई और 36 लोग मारे गए, शहीद हो गए इन हमलों में, और 50 ज़ख्मी हैं जब तक मैं ख़बर पढ़ रहा हूँ तब तक। बशर अल असद अब भी खामोश हैं। कैसे इजराइल उनकी हुदूद में घुस गया ये देखना होगा। ये हमले करने के लिए सीरिया का ही आसमान का इस्तेमाल किया गया, यानी सीरिया की सरहदों में इजरायली फाइटर जेट्स घुसे। हाँ, जो आसमान था वो उस अमेरिकन बेस के ऊपर था जो सीरिया में मौजूद है, और ये 50 किलोमीटर के दायरे में अमेरिकन अड्डा बताया जाता है। कहा गया कि यहीं से उड़ते हुए, यहीं ऊपर ऊपर इसके आसमान से, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम भी लगे हुए हैं, यहीं से मिसाइल्स मारी गई हैं पालमायरा की तरफ, जहाँ पर 36 लोग मारे गए। सीरियन डेजर्ट में ये मिलिट्री बेस है, अल तन्फ एरिया कहलाता है। 50 किलोमीटर का दायरा सीरिया के अंदर अमेरिका के कब्ज़े में आता है। अल तन्फ खाली और हैं, वो अलग बात है। बताया गया है कि इसी के अंदर जो अल मायदीन की खबर कहती है वो ये बताती है कि इसी मिलिट्री अड्डे के अंदर ये खबरें कई बार आई हैं कि यहाँ पर आईसिस के लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। मैंने कुछ और अखबारात भी पढ़े, वो कहते हैं कि आईसिस के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो मारकर हिट एंड रन वाले मामले सीरियन आर्मी के ख़िलाफ़ अंजाम दे सकें। ये बहुत बड़े इल्ज़ाम हैं जो हमेशा अमेरिका पर लगते हैं कि आईसिस को वो सीरिया में ट्रेनिंग दे रहे हैं। लोग कहेंगे नहीं है मेरे भाई, सबूत एक अलग चीज़ है। हम जर्नलिस्ट हैं, हम जब तक कंफर्म नहीं होता, हर चीज़ की चर्चा होती है, हम चर्चा के हिसाब से बोलते हैं। कंफर्मेशन का मतलब होता है पुख्ता खबर। कई लोगों ने कबूला लेकिन फिर नकार दिया। समझा कीजिए, आपके सुनने और कमेंट लिखने में, मेरे पढ़ने और बोलने में, इसके दस्तावेज़ बनने में बड़ा फ़र्क है। आपकी पकड़ नहीं होगी, मेरी हो जाएगी। इजरायली जेट्स ने स्ट्राइक की है सीरिया में, पालमायरा में, यूएस कंट्रोल्ड एयर स्पेस से। ये खबर द क्रेडल ने भी दी और इन्होंने उस तबाही की तस्वीर भी छापी है। आप तस्वीर को देखिए तो हर तरफ से धुआं धुआं निकल रहा है। लोग सो रहे होंगे, खा रहे होंगे, लेटे होंगे, बैठे होंगे। बस क्या हुआ, बम गिरा। इन्होंने लिखा है 55 किलोमीटर का एरिया अल तन्फ बेस
के आसपास का जो है वो अमेरिका कंट्रोल करता है पूरा। और यहीं इसमें द क्रेडल की खबर में लिखा है, अल-मायदीन में नहीं, ये देखिए नीचे, अकॉर्डिंग टू न्यूमरस रिपोर्ट्स इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, पिछले कुछ सालों में कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो सीरियन और रशियन ऑफिशियल्स के हवाले से आई हैं कि आईसिस, ISIS और दूसरे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, उनको यहाँ अमेरिका के कंट्रोल वाले इस अल तनफ बेस में ट्रेनिंग मिलती है एंड आर गिवन लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू कैरी आउट हिट, और उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट भी मिलता है, हथियार भी मिलते हैं ताकि वो हिट एंड रन केस सीरियन मिलिट्री फोर्सेस के अगेंस्ट कंडक्ट कर सकें, अंजाम दे सकें। इस डेजर्ट रीजन में, रेगिस्तान का एरिया है ये। खैर, आपको पता है रूस बशर अल असद की तरफ से लड़ रहा है, आईसिस से लड़ रहा है, अमेरिका भी वहाँ अड्डे जमा कर बैठा है। 3 लोग आईसिस को ख़त्म नहीं कर पा रहे, यानी 3 में से या कोई और बाहर से आईसिस को पाल रहा है। जहाँ लोगों के पास रोटी ना हो, ऑटोमेटिक हथियार के पैसे, बड़ी बड़ी गोलियों के पैसे कहाँ से आते हैं, सोचिए कहाँ। ये दुनिया ऐसी ही चलती है। योव गैलेंट, इजराइल के एक्स डिफेंस मिनिस्टर, नेतन्याहू ने इनसे इनका ऑफिस, इनकी मिनिस्ट्री छीन ली, लेकिन इनकी ज़ुबान न छीन पाए। गैलेंट ने इल्ज़ाम लगाया है कि नेतन्याहू की हुकूमत इज़राइल को गज़ा में एक मिलिट्री गवर्नेंस की तरफ घसीट रही है, धकेल रही है, कि इज़राइल वहाँ पर एक मिलिट्री गवर्नेंस जो है वो चलाए। वो ये कह रहे हैं कि जब तक इज़राइल में गज़ा में हमास के अल्टरनेटिव ना हो सही, तब तक तो आप गज़ा को ना छोड़ें, लेकिन जब छोड़ें तो उसके हाल पर छोड़ दें, वहाँ के निज़ाम पर छोड़ दें। लेकिन वो ये कहते हैं कि मिलिट्री गवर्नेंस की तरफ बढ़ना हमारे फ़ौजियों के लिए ख़तरा होगा। ही वॉन्ट्स दैट इफ गवर्नमेंट ट्रांसफर्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एड डिस्ट्रीब्यूशन इन द स्टेट, वो ये कहते हैं जब मदद जो एड आती है, अगर उसकी ज़िम्मेदारी किसी प्राइवेट कंपनी को दे देती है हमारी गवर्नमेंट, और उस प्राइवेट कंपनी के एड लाने ले जाने पर, वापस खाली ट्रक भेजने पर पूरे 24 घंटे अगर आईडीएफ निगरानी करती है, उसे सिक्योरिटी देती है, तो फिर ये आप समझ लीजिएगा हम इस मिलिट्री रूल से एक कदम दूर रह जाएंगे, क्योंकि हमारी फ़ौज हर वक्त वहाँ रहेगी एंड आईडीएफ सोल्जर विल पे फॉर इट विद देयर ब्लड, और आईडीएफ के सोल्जर, सिपाही अपने खून से इसकी कीमत चुकाएंगे। ये तस्वीर पैलेस्टाइन ऑनलाइन में एक माँ की है, आई ऑन पैलेस्टाइन में। इन्होंने क्या, इनकी तस्वीर देख लीजिए, बस मैं इनकी दिखा रहा हूँ। ये अस्पताल के बाहर हैं और स्ट्रेचर पर इनके बच्चों के जनाजे हैं। ये वो माँ हैं जिन्होंने एक साथ इजराइल के हमले में एक साथ अपने 5 बच्चे खो दिए। छोटे 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 छोटे, इतने छोटे कि आप मेरा हाथ ना देख पाए, वहाँ तक साइज़। खान यूनिस में एक बहुत गंदा वहशियाना हमला हुआ कल, और उसमें इनके बच्चे मारे गए। सिर्फ इनके नहीं, गज़ा के न जाने कितने मासूम बच्चे मारे गए। मैंने जितने वीडियो देखे मैं बयां नहीं कर सकता। सच कहूं तो मुझे पागल हो जाना चाहिए था। जो वहशत मैं देख रहा हूं पिछले 1 साल से, उसमें ये वहशियाना हरकत बहुत गंदी थी। जिस तरीके से बच्चों को उतारा जा रहा था बैटरी के रिक्शा से, तांगों से, देखना मुश्किल था। इस माँ ने अपने 5 बच्चे खोए और कहा, आई एम द मदर ऑफ द मार्चर, मैं शहीदों की माँ हूँ, मैं शहीदों की माँ हूँ, मैं शहीदों की माँ हूँ। वो ये करते करते उनके स्ट्रेचर के साथ, उनके बेजान जिस्म ले जा रहे स्ट्रेचर के साथ चलती रही। जैसे ही अस्पताल का दरवाज़ा आया वो टूट गई। ये दूसरी तस्वीर भी है, हम ब्लर कर रहे हैं, बस आदमियों को दिखा रहे हैं। ये भी अस्पताल पहुँचे हैं। साउथ खान यूनिस में एक बहुत बड़ा हमला हुआ। मैंने जितने वीडियो देखे सब में मुझे बस बच्चे दिखे। पेज़ेश्कियान जो ईरान के सदर हैं, उन्होंने कल ईसाइयों के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप से अपील की है कि वो ग्लोबल एक्शन की डिमांड करें इज़राइल के क्राइम्स के ख़िलाफ़। प्लीज़ आप ये जंग रुकवाने में मदद करें। पता नहीं जंग रुकेगी या कैसे आगे बढ़ेगी, पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है वो सिर्फ तबाही है। आप कहेंगे कि शहीद माँ है, शहीदों की माँ है, शहीद अल्लाह के करीब, सब कुछ सही है मेरे भाई। एक बार उस माँ की जगह अपने आप को रख कर सोचो। एक साथ 5 बच्चे, बस उस माँ की जगह खड़े हो जाओ।
कैसे पाला होगा। सलामत रहिए, खुश रहिए, मजलूमों के लिए दुआ करते रहिए।